गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि सेल की बेसिक हिस्ट्री के बारे में हमने बात की, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में हमने डिफरेंसेस की बात की। ठीक है, उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ लेबर देखा था कि कैसे कैसे अलग अलग सेल है वो अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर शो करती है। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल शेप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हम सेल शेप के बारे में, कि जो सेल की शेप है वो कैसे कैसे वेरी करती है। तो अगर हम बात करें सेल शेप के बारे में, तो सेल की जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल की शेप्स पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्फेरिकल शेप की हो सकती है। ठीक है, किस शेप की हो सकती है? स्फेरिकल शेप की हो सकती है सेल। ठीक है, उसके अलावा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल शेप्स पाई जाती है। इसलिए वेरिएबल और मतलब जो सेल की जो शेप होती है वो वेरिएबल भी हो सकती है या फिर फिक्स्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो जो सेल की शेप है वो वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, और फिक्स्ड भी हो सकती है। कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो सेल की शेप है वो फिक्स्ड होती है, कि इस ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड शेप है कि स्फेरिकली मिलेगी या इलोंगेटेड मिलेगी या लॉन्गिट्यूडिनल मिलेगी। ठीक है, तो सेल की जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी भी करती है या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में फिक्स भी रहती है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें बेटा, मोस्ट जो आपने बात की है, जैसे आपने ब्लड में सुन रखा होगा WBCs, RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें RBCs के बारे में, तो RBC की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनमें उनकी स्ट्रक्चर, जिनमें उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, वरना ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आरबीसी की स्ट्रक्चर मेनली फिक्स्ड होती है, दैट इज स्फेरिकल शेप्ड की होती है या फिर बाइकॉन्केव शेप की होती है। ठीक है, अभी आप याद रखो सिर्फ स्फेरिकल शेप की होती है। जब आप नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में बात करोगे आरबीसी के बारे में, वहां पे आप बात करोगे बाइकॉन्केव शेप और अदर इनकी फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें WBCs की, तो जो WBCs है व्हाइट ब्लड सेल्स है वो भी मेनली स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी स्फेरिकल शेप की हुई, WBC स्फेरिकल शेप की हुई, तो ये इनका स्ट्रक्चर फिक्स हुआ। कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ ऐसी डिजीज होंगी जिनकी वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो शेप है वो चेंज होगी। अदरवाइज इनकी जो शेप है वो फिक्स रहती है, दैट इज स्फेरिकल शेप रहती है। ठीक है, देखो बेटा अगर हम बात करें, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, अब ये बात मैं प्लांट की भी और एनिमल की भी दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, कि प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है कि जो शेप है वो वेरी भी कर सकती है या फिर कुछ प्लांट्स में सेम भी हो सकती है, और ऐसे ही मैं एनिमल्स में भी बात कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो सेल की जो शेप है वो और डिफरेंट टाइप की कैसे हो सकती है, देखो स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है। क्या हो सकती है? पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का मतलब है कि एक सेल के काफी साइड्स हो, या तो 8 साइड्स हो, 8 कॉर्नर हो, या फिर 12 कॉर्नर हो, 8 कॉर्नर हो, या फिर 12 कॉर्नर हो, या फिर 14 कॉर्नर हो। तो ऐसी सेल्स को हम कौन से स्ट्रक्चर, कौन सी शेप बोलेंगे? पॉलीहेड्रल शेप बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्पिंडल शेप्ड की भी हो सकती है। किस शेप की भी हो सकती है बेटा? स्पिंडल शेप्ड की भी हो सकती है। ठीक है, इनके भी अलग अलग अगर बात करें तो एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपकी जैसे पॉलीहेड्रल आपको पता लग गया जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, डिफरेंट साइड्स हो, जैसे 8 साइड्स हो या 12 साइड्स हो या 14 साइड्स प्रेजेंट हो किसी सेल में, तो वो सेल कौन सी टाइप की सेल कहलाएगी? पॉलीहेड्रल शेप कहलाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें स्फेरिकल शेप की, ठीक है, तो काफी एनिमल्स के जो एग होते हैं वो किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो एग क्या है? एक शेल है। ठीक है, तो
हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं स्पेरिकल में कि एग ऑफ एनिमल्स किस शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं स्पिंडल शेप्ड की, ठीक है, तो स्पिंडल शेप्ड में अगर आप एग्जाम्पल लो तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्मूथ मसल फाइबर्स। क्या एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा? स्मूथ मसल फाइबर्स। अपनी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स पाई जाती है, अपनी बॉडी में मेनली 3 टाइप की मसल्स होती है। फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल्स, सेकंड इज द स्मूथ मसल्स, थर्ड इज द कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो भी आप हैंड का मूवमेंट करते हो, नेक का मूवमेंट करते हो, लेग्स का मूवमेंट करते हो, जो चीज इलास्टिबल है, जो इलास्टिक है, आप जिसको मोड़ तोड़ सकते हो, वो कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती है मेनली। और थर्ड क्या है? स्मूथ मसल्स, जो एक्सेप्ट जो स्केलेटल मसल के पार्ट्स बच गए और कार्डियक मसल के जो पार्ट्स बच गए, उसके अलावा जितने बॉडी पार्ट्स है उसमें कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो जो स्मूथ मसल फाइबर्स है उनमें जो शेल की शेप है वो फिक्स्ड है। किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप्ड की होती है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो नर्व सेल्स, जो न्यूरॉन्स होती है, वो किस शेप की होती है? इलोंगेटेड शेप की होती है। किस शेप की होती है बेटा? इलोंगेटेड शेप की होती है, ठीक है। देखो जैसे जो WBCs है वो कैसी होती है? कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की WBC है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है, उस चीज पे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है नर्व सेल्स की। तो बेटा जब आप न्यूरॉन्स पढ़ोगे, जब आप नर्व सेल के बारे में पढ़ोगे, तो नर्व का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। नर्व का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आप 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो शेल शेप है वो किस शेप की है? इलोंगेटेड शेप है नर्व सेल की, जो शेल है वो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप बात करो अदर उनकी बात करो तो देखो ब्रांच्ड शेप की भी सेल्स होती है। किस शेप की होती है? ब्रांच्ड शेप की भी सेल्स होती है। ब्रांच्ड शेप की सेल्स किस में मिलती है? मेनली क्रोमेटोफोर्स। किसमें मिलती है बेटा? मेनली क्रोमेटोफोर्स, या फिर आप बोल सकते हो पिगमेंट सेल ऑफ स्किन, ठीक है। देखो क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है, और फोर्स पिगमेंट्स हुए जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में, मेलानिन पिगमेंट मेनली जो प्रेजेंट होता है स्किन में, उसकी जो सेल्स है वो कौन सी होती है? मेनली ब्रांच्ड। कौन सी होती है बेटा? ब्रांच्ड। उस मेलानिन पिगमेंट को भी कुछ सेल्स सीक्रेट करती होंगी, तो वो सेल्स कौन सी होती है? मेलानोसाइट सेल्स होती हैं। उनमें क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी शेप कैसी होती है? ब्रांच्ड शेप की सेल होती है उनकी, ठीक है। हम सेल शेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो सेल की शेप है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकती है। किसी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब अलग अलग टाइप की सेल मिले, स्पेरिकल भी मिले, पॉलीहेड्रल भी मिले, इलोंगेटेड भी मिले, तीनों टाइप की सेल मिल जाए। किसी ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड स्ट्रक्चर होती है, फिक्स्ड शेप होती है कि पॉलीहेड्रल ही मिलेगा या फिर ब्रांच्ड शेप ही मिलेगी या फिर उसके अलावा अदर शेप मिलेगी, ठीक है। तो ये बेटा हमने बात की थोड़ा ब्रीफ में सेल शेप के बारे में कि जो सेल की शेप है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा सेल साइज के बारे में। तो जो सेल का जो साइज है वो भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर, ठीक है। अब काफी ऑर्गेनिजम्स, मान लो आप अगर बात करो सेल साइज के बारे में, तो एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक तो आपने चींटी को ले लिया, अब उसमें कितनी सेल्स मिलेंगी? कम साइज की सेल्स मिलेंगी, छोटी सेल्स मिलेंगी। और एक आपने एलिफेंट को ले लिया, तो एलिफेंट में जो सेल का साइज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का साइज वेरी करता है वैसे वैसे सेल का भी साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइज की, तो डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट क्या होते हैं? साइज होते हैं, ठीक है।
कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनको आप नेक्ड आईज से भी देख सकते हो, और कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनको देखने के लिए, जिनको विजुअलाइज करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो भी किस पे डिपेंड किया, सेल साइज पे, कि अगर सेल का साइज स्मॉल है तो आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर सेल का साइज लार्ज है, बिग है, तो आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेक्ड आईज से भी उन सेल्स को देख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया की, स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के सेल के साइज की, तो इसका साइज मेनली कितना होता है, इसका साइज होता है बेटा 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं मेनली उनमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाई जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। ठीक है, तो अगर उनके सेल साइज की मैं बात करूं तो उनके सेल का साइज कितना होता है मेनली 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। ऐसे अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की, लार्ज एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, आपने बात सुनी होगी, ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग जो है, पक्षी जो है, उसके एग्स सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, और एग को हमने क्या माना, एक शेल माना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लार्ज एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के साइज एग्स की अगर हम बात करें तो उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज होता है बेटा 18 सेंटीमीटर। कितना साइज होता है उसका, 18 सेंटीमीटर। तो देखो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल का डिफरेंट क्या है, साइज है। अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, तो उसका सेल का साइज भी कम था 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। और जब सेल का साइज बड़ा हो गया, लार्ज एग्स की अगर बात करो, ऑस्ट्रिच के एग सबसे बड़े एग माने जाते हैं, तो उसका साइज क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनिज्म के साथ ही क्या किया, जो सेल का साइज था वो भी वेरी करता चला गया। ऐसे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, मैं पी के से डिनोट कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स, ई के से डिनोट कर रही हूँ बेटा यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। अब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के साइज के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो मेनली कितना होता है, वो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है बेटा, 1 to 10 माइक्रोमीटर। ऐसे अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोट्स में जो सेल का जो साइज है वो मेनली कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोट्स के अंडर कौन आते हैं, मेनली बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेनली कौन इंक्लूड होते हैं, बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स का, प्रोकैरियोटिक सेल के साइज का वो कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स का कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का साइज भी क्या है, डिफर कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई बेटा समझ में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा सेल नंबर के बारे में। ठीक है, हमने सेल शेप की बात की, सेल साइज की बात की, अब हम बात करते हैं सेल नंबर के बारे में। अब जैसे सेल की शेप भी फिक्स्ड नहीं थी, काफी ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल थी, सेल की साइज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। अगर लार्ज है तो लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो उनके सेल का साइज भी बढ़ गया, अगर स्मॉल है तो उनके सेल का साइज कम हो गया। ऐसे जो सेल नंबर है वो भी डेफिनाइट नहीं होते, इनडेफिनाइट होते हैं। मतलब अब अगर बात करो सेल नंबर की, तो देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो मेनली मोर देन 1 सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेल नंबर के बेसिस पे भी अगर देखें तो ऑर्गेनिज्म में जो सेल के नंबर है वो वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर मोर देन 1 सेल होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें, अब यहाँ पे आपने बोल तो दिया मल्टी सेलुलर मोर देन 1, लेकिन कितने ये भी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स जो क्या है फिक्स्ड रहते हैं, कि इतने ही नंबर उस सेल्स के उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ऑर्गेनिजम्स रोटिफर्स हो गए,
निमेटोड्स हो गए, ठीक है। ये वैसे वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें सेल का नंबर क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है, जिनमें सेल का नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब निमेटोड्स में आप एक एनिमल का नाम पढ़ते हो, आप एक ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़ते हो, दैट इज सी एलिगेंस। क्या पढ़ते हो बेटा, दैट इज सी एलिगेंस। तो सी एलिगेंस में जो सेल्स होती हैं वो कितनी होती है, 959 सेल्स, ठीक है। तो इनका नंबर फिक्स्ड है कि जो सी एलिगेंस जो ऑर्गेनिज्म है उनमें 959 सेल्स ही प्रेजेंट होंगी, इनसे ज्यादा या इनसे कम सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन आपने बात की मल्टी सेलुलर मोर देन वन, तो मोर देन वन कितना, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल के नंबर ही क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ना ही तो उनसे ज्यादा सेल्स मिलती है ना ही उनसे कम सेल्स मिलती है। और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, रोटिफर्स हुए, निमेटोड्स हुए। अब निमेटोड्स के अंडर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, निमेटोड्स एक क्लास है, रोटिफर्स भी एक क्लास है, इनके अंडर कुछ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। तो निमेटोड्स के अंडर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया बेटा, दैट इज सी एलिगेंस। सी एलिगेंस में जो सेल्स का नंबर है वो फिक्स्ड होता है, दैट इज 959 सेल्स आर प्रेजेंट इन सी एलिगेंस, ठीक है बेटा। तो ये हमने बात की सेल नंबर के बारे में कि सेल के जो नंबर है वो भी कैसे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उन सब के बारे में हम पर्टिकुलरली एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट सेल एंड हियर इज एनिमल सेल। कौन कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में और कौन से एनिमल में, और कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स प्लांट में एब्सेंट होते हैं और एनिमल में प्रेजेंट, या फिर एनिमल में एब्सेंट प्लांट में प्रेजेंट, उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें सेलुलर कंपोनेंट्स की तो बेटा सबसे पहला जो मैं सेलुलर कंपोनेंट लेती हूँ वो मैं लेती हूँ सेल वॉल। क्या लेती हूँ बेटा, सेल वॉल। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया भी है। जब मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज पढ़ाया था वहां पे भी मैंने सेल वॉल का एक बार जिक्र किया था कि सेल वॉल है वो प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स में क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये एक मोस्ट बेसिक सेलुलर कंपोनेंट है जो आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड सेलुलर कंपोनेंट की तो सेकंड सेलुलर कंपोनेंट है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, प्लस साइन लगाऊंगी मतलब प्रेजेंट, माइनस लगाऊंगी मतलब एब्सेंट। ठीक है, तो ये मेनली प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट क्या आएगा, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल में सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ एक दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, या फिर एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में नहीं है। वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो देखो बेटा, हम सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल लेते हैं, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। किसको लेते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वो सबसे बेसिक सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट क्या आता है, प्लास्टिड्स।
नेक्स्ट क्या आते हैं बेटा, प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स जो है वो मेनली प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो जितना आपने अब तक बात की मोस्ट ऑफ सारी चीजें प्रेजेंट है, सिर्फ सेल वॉल था जो कि एक एक्सेप्शन था कि एनिमल सेल में एब्सेंट था, एक प्लास्टिड्स है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो जो चीजों में डिफरेंसेस आ रहे हैं जैसे सेल वॉल, प्लास्टिड्स, इनको आप अच्छे से याद रखना और तो बाकी आपको याद रह ही जाएंगे कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट था, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से डिनोट करते हैं जिसको बेटा हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं गोल्जाई एपरेटस, किसकी बात करूं मैं, गोल्जाई एपरेटस। तो अगर हम गोल्जाई एपरेटस की बात करें बेटा तो ये भी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं और सेल में ये मेनली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है वो प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस तो प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा सेंट्रियोल की, किसकी बात करूं मैं, सेंट्रियोल्स की। तो जो सेंट्रियोल है, जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है वो मेनली सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल है वो मेनली प्लांट सेल में तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखो अब तक फर्स्ट ऐसी चीज है जितने हमने की है उनमें फर्स्ट ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो प्लांट सेल में एब्सेंट है, दैट इज सेंट्रियोल। और एनिमल सेल में क्या रहेगा बेटा, ये प्रेजेंट, एनिमल सेल में क्या रहेगा, प्रेजेंट। ये किसकी बात की हमने, सेंट्रियोल की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज दी लाइसोसोम्स। जो भी सेल का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर निकालने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है। ठीक है, आप इन सबके फंक्शन पढ़ोगे सेपरेटली, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ इनके फंक्शन। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो है वो मेनली वो प्लांट सेल में अनकॉमन होते हैं, मतलब मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। तो प्लांट सेल्स में तो क्या होते हैं, अनकॉमन है, मतलब मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या होते हैं बेटा, कॉमन होते हैं, मतलब मिलते ही मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गए आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो न्यूक्लियस की, किसकी बात करो बेटा आप, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमने सेलुलर कंपोनेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में देखा कि कौन सा सेलुलर कंपोनेंट प्लांट सेल में प्रेजेंट है या फिर एनिमल सेल में एब्सेंट है। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम लोग की बात हुई। अब इसका अगर हम डायग्रामेटिकली कुछ देखें कि डायग्रामेटिकली कैसी स्ट्रक्चर होती है प्लांट सेल की, एनिमल सेल की, तो देखो बेटा अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की सबसे पहले तो सिर्फ आप उन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना जिन पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स है वो अभी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो एनिमल सेल वॉल में अगर मैं बात करूं, एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं सबसे पहले, सॉरी सेल वॉल नहीं, एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो गोल्जाई वेसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, गोल्जाई एपरेटस प्रेजेंट है। अब ये जो गोल्जाई एपरेटस है इसमें जितने भी आपको सिस्टर ने दिख रहे हैं ये अलग अलग होते हैं, मिड गोल्जाई एपरेटस, सिस गोल्जाई एपरेटस, ट्रांस गोल्जाई एपरेटस। आप अभी सिर्फ याद रखो कि पूरा का पूरा क्या है, गोल्जाई एपरेटस है। अब हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा रेटिकुलम है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपको जो दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मेनली राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अलावा ये किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है
किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं, यो आउटसाइड जो सराउंडिंग में जो लेयर है उसको आपने न्यूक्लियोलस बोला, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोपोर का मतलब है कोई भी चीज अंदर से तो बाहर आ सके उस पोर के थ्रू, उस छिद्र के थ्रू, और कोई भी बाहर से अंदर जा सके, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ठीक है, ऐसे देखो दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है एनिमल सेल में, मैंने आपको बताया था। लाइसोसोम है, यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स है, जिनकी वजह से क्या होता है, मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो आप डायग्राम में सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स बनाना, वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना जो आपको अब तक कराई गई है। उसके अलावा जो ये है माइक्रोविलाई, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये भी आप बात करोगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करोगे। ठीक है बेटा, और ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दिख रहा है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो उसके आगे अगर हम बात करें बेटा प्लांट सेल के बारे में, तो देखो प्लांट सेल में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। सबसे मोस्ट बेसिक जो मैंने आपको बताया था सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में आपने देखा होगा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखा। ठीक है, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वही बात है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म तो सेल के सराउंडिंग में होगा ही, सेल के अंदर, और उसमें बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें ही ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है, इम्बेडेड है उसमें, मतलब फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं हम बात करें तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट का मेनली काम किसमें होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में। किसमें होता है, फोटोसिंथेसिस में। तो आप ये बात भी लिख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है मेनली प्लांट सेल में। ठीक है, आ गई आपको इतनी बात समझ में बेटा, दिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आप स्ट्रक्चर है उसके अलावा उसकी आपको इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतने याद रखो जो टिक किए हैं, जो आपको कराए गए हैं। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया, ये प्लांट सेल है, ये कौन सी सेल है, एनिमल सेल थी अपनी। तो इतनी बात समझ में आ गई अपनी। तो हम लोगों ने सेलुलर कंपोनेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में भी देख लिया कि कौन सी प्रेजेंस होती है किसकी, मतलब कौन सा सेलुलर कंपोनेंट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, कौन सा सेलुलर कंपोनेंट प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। कर ली इतनी बात। तो देखो बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल से, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम कौन सा लेंगे, हम बाहर से चलेंगे, आउटर साइड से चलेंगे। तो आउटर साइड पे जो सबसे पहला जो सेल कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स हुए, पेरोक्सिसोम्स हुए, गोल्जाई एपरेटस हुआ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, न्यूक्लियस हुए, ये सारे एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में, एक यूनिट मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और वो कौन सी मेम्ब्रेन है जिससे ये इनक्लोज्ड होते हैं, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा जिससे ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स या सेलुलर ऑर्गेनेल्स या सेलुलर कंपोनेंट्स इनक्लोज्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है बेटा। कौन सी लेयर है, मेनली आउटर मोस्ट लेयर है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। तो ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है सबसे पहले।
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे बताया ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स या कंपोनेंट्स इनक्लोज्ड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन, और वो यूनिट मेम्ब्रेन कौन सी हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, कौन सी हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेलुलर कंपोनेंट्स मैंने नाम नहीं बताया आपको, आपको इतना पता है जिन सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में मैंने ऊपर बात की है, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सारे आएंगे। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, सेलुलर कंपोनेंट्स है, वो मेनली किससे सराउंडेड होते हैं, किससे इनक्लोज्ड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इट इज अ लिविंग, नॉन लिविंग तो है नहीं ये मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन है। ठीक है। इट इज अ लिविंग थिन इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? ठीक है, देखो हम 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। मेनली चलो 4 टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ यहाँ पे। तो जो 4 टर्म्स है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है बेटा इम्परमिएबल, सेकंड है परमिएबल, थर्ड है सेमी परमिएबल, फोर्थ है सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है। अब देखो इम्परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? तो इम्परमिएबल का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मतलब कोई ऐसी मेम्ब्रेन, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उससे बताऊं तो देखो ये हमने ली एक मेम्ब्रेन, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो समझना। ठीक है, तो इम्परमिएबल क्या होता है? मैंने सबसे पहले आपको बताया इम्परमिएबल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के सराउंडिंग में, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेगा और उन्हें कुछ बाहर से भी चाहिए होगा। तो जरूरी है कि इस मेम्ब्रेन के आर पार कोई चीज जाए भी और आए भी। ठीक है, समझ में आया इतनी बात आपको? तो इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सोलवेंट हो, वो ना तो बाहर से अंदर जा पाए ना ही अंदर से बाहर आ पाए, तो वो क्या कहलाएगा? इम्परमिएबल। क्या कहलाएगा बेटा? इम्परमिएबल। कि मेम्ब्रेन है वो किसी भी सोलवेंट या किसी भी सोल्यूट के ट्रांसपोर्ट को अलाउ ना करे, कि ना तो इनसाइड टू आउटसाइड जाने दे और ना ही आउटसाइड टू इनसाइड जाने दे। वो क्या कहलाएगा बेटा? इम्परमिएबल। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सोलवेंट एंड सोल्यूट। आप बोलोगे मैम ये सोलवेंट एंड सोल्यूट क्या है? तो देखो बेटा, सोलवेंट बेसिकली हम लोग लेते हैं वाटर को। किसको लेते हैं? वाटर को। अब आपने वाटर लिया और आपने उसमें चीनी डाल दी या फिर मान लो नमक डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, तो जो सोल्ट आप उसमें मिक्स कर रहे हो वो किसकी तरह वर्क करेगा? सोल्यूट की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा बेटा? सोल्यूट की तरह। और सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्यूशन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम एज ए सोलवेंट मोस्टली केसेस में किसको लेते हैं? वाटर को लेते हैं।
और सोल्यूट आप जो भी उसमें मिक्स कर रहे हो, मैंने सोल्ट लिया है, आप शुगर ले सकते हो या फिर अदर कॉपर सल्फेट ले सकते हो या फिर अदर कोई भी केमिकल ले सकते हो, ठीक है, जो उसमें घुल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट। तो मैंने क्या बोला कि इम्परमिएबल क्या हुआ, जो वो मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम बेसिकली कह रहे हैं वो मेम्ब्रेन जो ना ही तो सोल्यूट को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने दे और ना ही सोलवेंट को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने दे। मतलब ये बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट डज नॉट अलाउ टू अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ना ही तो सोल्यूट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, ना ही सोलवेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, वो क्या कहलाएगा, इम्परमिएबल। समझ में आई आपको बेटा फर्स्ट। अब देखो हम सेकंड बात करते हैं परमिएबल की। सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, परमिएबल की। इट जस्ट अपोजिट टू इम्परमिएबल। परमिएबल बोथ सोलवेंट के मूवमेंट को भी अलाउ करेगा एंड सोल्यूट के मूवमेंट को भी अलाउ करेगा, ठीक है। तो परमिएबल हम बोल देंगे कि दिस लेयर इज परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब क्या हुआ, वो बोथ, आप जो भी वहां पे जो भी मेम्ब्रेन के इस तरफ है या फिर जो भी इस तरफ है, दोनों आपस में क्या होंगे, मूव होंगे। इस तरफ वाला मटेरियल इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ वाला इस तरफ भी आएगा, ठीक है। तो परमिएबल का मतलब क्या हुआ बेटा, बोथ सोलवेंट एंड सोल्यूट मूव या फिर अलाउ टू क्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गई आपको परमिएबल और इम्परमिएबल के बारे में। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सोल्यूट या कौन कौन से सोलवेंट्स, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है, सब्सटेंसेस है मेनली, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो इम्परमिएबल में ना तो सोल्यूट क्रॉस कर सकता ना सोलवेंट, मतलब कोई भी चीज यहां से वहां नहीं जा सकती, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और परमिएबल में क्या होगा, चाहे कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, चाहे वो सोल्यूट हो, चाहे वो सोलवेंट हो, वो इनसाइड टू आउटसाइड भी जा सकता है, आउटसाइड टू इनसाइड भी जा सकता है। आ गई बेटा आपको इतनी बात समझ में। अब हम बात करते हैं सेमी परमिएबल की। किसकी बात करते हैं बेटा हम, सेमी परमिएबल की। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होगी जो सिर्फ सोलवेंट को पास कराएगी, मतलब सोलवेंट को क्रॉस कराएगी मेम्ब्रेन में से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जो सिर्फ सोलवेंट को पास कराएगी अपने में से, सोल्यूट को पास नहीं कराएगी, ठीक है। ओनली सोलवेंट क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, सिर्फ सोलवेंट ही क्रॉस कर सकेगा मेम्ब्रेन को, वो क्या कहलाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फोर्थ आता है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फोर्थ क्या आता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या है, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस है क्या है, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस है। वो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस वाटर भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, या अदर टाइप के अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अदर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो अलाउ करेंगे मेम्ब्रेन में से क्रॉस होंगे सिलेक्टिवली। कुछ सिलेक्टिव ही ऐसे सब्सटेंसेस है जो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएंगे। सभी सब्सटेंसेस एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्टिवली में वो सोल्यूट भी हो सकता है और सोलवेंट भी हो सकता है। बस फर्क कितना होगा कि आइदर सोल्यूट और सोलवेंट, बट दे क्रॉस द मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली वो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को, कि मेम्ब्रेन उनको क्रॉस कराएगी या नहीं कराएगी, ये डिपेंड करता है। तो समझ में आया बेटा, इम्परमिएबल ना ही सोल्यूट क्रॉस करेगा ना ही सोलवेंट। परमिएबल सोल्यूट सोलवेंट दोनों क्रॉस करेंगे। सेमी परमिएबल सिर्फ सोलवेंट क्रॉस कर सकेगा मेम्ब्रेन को, सोल्यूट नहीं कर सकेंगे। सिलेक्टिवली परमिएबल सोल्यूट सोलवेंट दोनों कर सकेंगे बट सिलेक्टिवली।
कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेज होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह या एक तरफ से दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर सकेंगे, सभी सब्सटेंसेज मूव नहीं कर सकेंगे। तो बात समझ में आई बेटा इतनी आपको? तो ये आपको पता लग गया इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो मेनली कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये कुछ सिलेक्टिवली सोल्यूट और सॉल्वेंट सब्सटेंसेस को ही अपने पास से, अपने अंदर से क्रॉस करा पाएगी एक तरफ से दूसरी तरफ। वो इनसाइड टू आउटसाइड भी हो सकता है, वो आउटसाइड टू इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आई इतनी बात आप लोगों को समझ में पता लग गया? तो ये हमने बात की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बेटा। ठीक है, इसके आगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके टाइप्स के बारे में कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू।